अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं मोहम्मद असलम हुसैन सियासत की खबरों में आप सबका इस्तकबाल करता हूँ। गुजरात असेंबली इंतखाबात के पहले मरहले की पोलिंग आज सख्त हिफाजती इंतजाम के दरमियान शुरू हो चुकी है। कुछ सौराष्ट्र और जनूबी गुजरात के 19 अजला में फैले 89 हलकों में आज पोलिंग का आगाज सुबह हो चुका है। मध्य प्रदेश के गवर्नर मंगूभाई पटेल और इनकी अहलिया ने गुजरात असेंबली इंतखाबात के पहले मरहले में आज सुबह यानी जुमेरात की सुबह कोनोसाड़ी में एक पोलिंग बूथ पर अपना वोट डाला। गुजरात के वजीर परनेश मोदी ने भी सूरत के एक पोलिंग बूथ पर अपने हक राय दही का इस्तेमाल किया। इस एतमाद का इजहार करते हुए कि बीजेपी अच्छे फर्क से जीत जाएगी, शुमाली जामनगर से बीजेपी उम्मीदवार रिवाबा जडेजा ने भी आज राजकोट में अपना वोट डालने के बाद मीडिया से बात करते हुए कहा कि वो हुकूमत बनाने के बाद रियासत की मजमूई तरक्की पर तवज्जो देंगे। सूरत के एक पोलिंग बूथ पर ख्वातीन वोटर अपना वोट डालने के लिए जमा हैं। इंतखाबात के पहले मरहले में कुल 1,15,42,811 ख्वातीन वोट डालने जा रही हैं। गुजरात के अवाम तमाम सियासी जमातों की जानिब से भरपूर मुहिम चलाने के बाद असेंबली इंतखाबात के पहले मरहले के लिए वोट डालने के लिए पोलिंग बूथ पर पहुंच रहे हैं। गुजरात के वंसड़ा से भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार पीयूष पटेल पर गुजरात इंतखाबात के पहले मरहले के लिए आज जुमेरात को हो रही वोटिंग से कबल चारशंबे की देर रात नामालूम शरपसंदों ने मुबैना तौर पर इन पर हमला कर दिया। वंसड़ा से बीजेपी उम्मीदवार पटेल ने इल्जाम लगाया कि वो अपने हामियों के साथ प्रतापनगर से वंदरवाला गांव जा रहे थे और इन पर हमला किया गया। शरपसंदों ने इन पर पथराव किया और इनकी कार में तोड़फोड़ की कोशिश की। पटेल के सर पर चोटें आई और इन्हें जख्मी हालत में अस्पताल में दाखिल कराया गया। नौसाड़ी के डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस SK रॉय के मुताबिक वंसड़ा पुलिस स्टेशन में एक केस दर्ज किया गया है। पुलिस ने बताया कि मामले की तहकीकात की जा रही है। मुंबई उर्दू न्यूज की एक रिपोर्ट के मुताबिक अपने मुतनाज़ा बयानात की वजह से सुर्खियों में रहने वाली हिंदू रहनुमा साध्वी प्राची ने कुरान करीम पर पाबंदी का शरंगेज मुतालबा किया है। गुज़िश्ता रोज मुजफ्फरनगर की अदालत पहुंची, जहां वो 2013 हवाल केस के मामले में मुजफ्फरनगर के MP MLA कोर्ट में पेश हुई। अदालत में मीडिया से बात करते हुए साध्वी प्राची ने शरदा कत्ल केस में आफ्ताब पर तनकीद की और कहा कि हिंदू वालिदैन को अपनी तहजीब और मजहब पर अमल करते हुए हिंदू रिवायत से आगाह करना चाहिए। केस के सिलसिले में साध्वी ने कहा कि 2013 में समाजवादी पार्टी की हुकूमत ने नगला मंडुट पंचायत से मुतालिक हमारे खिलाफ फर्जी केस दायर किए थे, इसलिए आज मैं अदालत में पेश हुई हूँ। शरदा कत्ल केस पर बात करते हुए साध्वी ने कहा कि देखो, भारत की बेटी के 35 टुकड़े किए गए। मुझे शरदा के वालिदैन से भी शिकायत और मेरे दिल में एक दर्द भी है। काश शरदा को मजहब के बारे में सिखाया जाता, जैसा कि वो 35 टुकड़े करने के बाद कहते हैं हमें कोई दुख नहीं है, फांसी मिल जाए तो भी कोई अफसोस नहीं। साध्वी का कहना है कि क्योंकि आफ्ताब कहता है कि हमें 72 हुरें मिलेंगी, काश हमारी शरदा को भी मजहब सिखाया जाता और हमारे मजहब के ठेकेदार हमारी बेटियों को मजहब सिखाते तो शरदा को 35 टुकड़ों में तकसीम ना किया जाता। वो कह रहे हैं कि हमें अफसोस नहीं, हम कहना चाहते हैं कि इनकी जड़ को देखो, वो जड़ है आसमानी किताब। इस आसमानी किताब पर पाबंदी होनी चाहिए जो बच्चियों की ज़िंदगी बर्बाद करती है। नाज़रीन, इस पर आपकी क्या राय है? कमेंट के ज़रिए हमें ज़रूर वाकिफ़ करवाइएगा। सदर कांग्रेस मल्लिकार्जुन खड़गे ने हुकूमत की जानिब से यकुमता 8वीं जमात के अक़लियती तलबा की स्कॉलरशिप्स रोके जाने के एक दिन बाद मोदी हुकूमत से सवाल किया कि इसे गरीब तलबा की रकम छीन लेने से क्या मिलेगा। हुकूमत ने गुज़िश्ता रोज़ अक़लियती बिरादरियों के 9वीं और 10वीं जमात के तलबा के लिए अपनी प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप स्कीम को महदूद कर दिया है और कहा कि हक़ तालीम कानून के तहत 8वीं जमात तक के तमाम तलबा के लिए तालीम को लाजमी बनाया गया है। क़ब्लज़ी प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप के तहत यकुमता 8वीं जमात के तलबा SC और ST तलबा का अहाता किया जाता था। खड़गे ने कहा कि नरेंद्र मोदी जी, आपकी हुकूमत ने SC ST और OBC और यकुमता 8वीं जमातों के अक़लियती तलबा के लिए मख्तस प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप को बंद कर दिया है। गरीब तलबा को स्कॉलरशिप से महरूम करने में क्या नुक्ता पोशीदा है? गरीब तलबा की यह रकम छीन लेने से आपकी हुकूमत को क्या हासिल होगा या क्या बचत होगी? कर्नाटक हाईकोर्ट ने मुल्क दुश्मन सरगर्मियों में मुलविस होने के इल्जाम में मरकजी हुकूमत की जानिब से पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया पर आयद करदा हालिया इम्तना को बरकरार रखा है। जस्टिस M नागा परसना पर मुश्तमिल वाहिद रुकनी बेंच ने आज इस फैसले का ऐलान किया। बेंगलुरु के साकिन और ममनुआ तंजीम के रियासती सदर नासिर अली ने इस इम्तना को चैलेंज किया था। मरकजी हुकूमत ने इस तंजीम और इसकी हलीफ तंजीमों पर 28 सितंबर से फौरी असर के साथ 5 साल की मुद्दत के लिए इम्तना आयद करने के अहकाम जारी किए थे। PFI और इसके अरकान के दफातर और रिहाइश गाहों पर मुल्क भर में किए गए धावों के बाद मरकज ने यह कार्रवाई की थी। NDTV इंडिया के सीनियर एग्जीक्यूटिव एडिटर रविश कुमार ने भी आज अपना इस्तीफा पेश कर दिया। रविश कुमार NDTV में मुतअद्दिद प्रोग्रामों की मेज़बानी करते थे और वो सेकुलर जहन रखने वाले अवाम में काफ़ी मकबूल हैं और इन्हें इज्जत व एहतराम की नज़र से देखा जाता है। रविश कुमार ने हमेशा अपने सहाफ़ती कैरियर में अहम और बुनियादी मसाइल को उठाने की कोशिश की, ताहम वो हुकूमत की आंख में आंख डालकर तमाम मसाइल को उजागर करते रहे।
अब ये देखना दिलचस्प होगा कि क्या राविश कुमार अपना खुद का कोई चैनल शुरू करते हैं या फिर इनका कुछ और ही इरादा है। राविश कुमार के इस्तीफे पर अनोय रॉय और इनकी शरीक हयात राधिका रॉय के एनडीटीवी के प्रोमोटर ग्रुप और आरआरपीआर के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से इस्तीफा देने के एक दिन बाद सामने आया। इस तब्दीली से एनडीटीवी ग्रुप की सदर सुपर्णा सिंह ने एनडीटीवी स्टाफ को एक ही ईमेल के जरिए वाकिफ करवाया। सुपर्णा सिंह ने नोट में लिखा कि राविश कुमार ने एनडीटीवी से इस्तीफा दे दिया और कंपनी ने इनके इस्तीफे को फौरी तौर पर कबूल कर लिया। बिल्किस बानो ने 4 मई को 2002 के इस्मत रेज़ी और कत्ल केस में खातियों की सजा की माफ़ी और रिहाई को सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दाखिल करते हुए चैलेंज किया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वो इस दरख्वास्त पर समाअत के बारे में गौर करेंगी। चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ और जस्टिस PS नरसिम्हा पर मुश्तमिल बेंच ने वकील शोभा गुप्ता की जानिब से दायर करदा दरख्वास्त का नोट लिया कि मुतासरा खातून ने खुद खातियों की रिहाई और मुआफ़ी को चैलेंज किया है। बेंच ने कहा कि इस मामले पर समाअत होगी। बिल्किस बानो ने कहा कि जस्टिस अजय रस्तोगी जो इस बेंच में शामिल थे जिसने मुआफ़ी के खिलाफ इस तरह की दीगर दरख्वास्तों की समाअत की थी, अब दस्तूरी बेंच में शामिल हैं। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने कहा कि पहले दरख्वास्त नजरसानी पर समाअत होनी चाहिए। जस्टिस रस्तोगी की जानिब से फैसला आने दीजिए। जब बिल्किस बानो के वकील ने कहा कि इस मामले पर खुली अदालत में समाअत होनी चाहिए, बेंच ने कहा कि सिर्फ मुतालिका अदालत फैसला कर सकती है। चीफ जस्टिस ने कहा कि वो जल्द इस पर फैसला करेंगे। आलमी मार्केट में खाम तेल की कीमतों में कमी के बाद मुल्क में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में 14 रुपए तक की कमी आ सकती है। बैनुल-अक़वामी मार्केट में खाम तेल की कीमत जनवरी के बाद कम तरीन सतह पर है। फिलहाल ये $81 फी बैरल पर फरोख्त हो रहा है। आलमी मार्केट में सबसे ज्यादा फरोख्त होने वाला ब्रेनेट क्रूड भी $80 के आसपास है, जबकि अमेरिकी खाम तेल $74 पर पहुंच गया है। खाम तेल की कीमत में नुमाया कमी की वजह से हिंदुस्तानी कंपनियों के लिए खाम तेल $82 में दस्तियाब है, जो मार्च में $112 था। इसीलिए उम्मीद की जा रही है कि तेल कंपनियां अगले चंद रोज में खाम तेल की कीमतों में कमी कर सकती है। ताहम माहिरीन के मुताबिक पूरी कमी एक ही बार में नहीं होगी, बल्कि दाम बतदरीज कम किए जाएंगे। मरकजी वज़ीर दाखिला और बीजेपी के सरकर्दा लीडर अमित शाह ने दावा किया है कि हर पार्टी को इंतखाब लड़ने का हक हासिल है, लेकिन ये लोगों पर मुनहसिर है कि वो किस पार्टी को कबूल करते हैं और किस पार्टी को मुस्तरद करते हैं। जहां तक गुजराती अवाम की बात है तो इनके दिमाग में आम आदमी पार्टी कहीं भी नहीं है, इसलिए इन्हें नहीं लगता है कि आम आदमी पार्टी गुजरात में एक भी सीट जीत सकेगी। अमित शाह का कहना था कि इंतखाबी नतायज का इंतजार कीजिए, शायद कामयाब उम्मीदवारों की फहरिस्त में आम आदमी पार्टी का एक भी उम्मीदवार का नाम ना आएगा। उन्होंने उम्मीद जाहिर की कि बीजेपी गुजरात में इस बार भी बेमिसाल जीत दर्ज करेगी। ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी अक़लियती शोबे के चेयरमैन और रुकने पार्लियामेंट इमरान प्रताप गिरी ने मरकजी हुकूमत के जरिए अक़लियती तबके की स्कॉलरशिप खत्म किए जाने पर नाराजगी जाहिर करते हुए कहा कि बीजेपी की हुकूमत ने कई दिहाइयों से जारी दर्जे अव्वल से दर्जे 8वीं तक के तलबा के लिए जारी स्कॉलरशिप को खत्म करके अक़लियतों को धोखा दिया है, जिसकी जितनी मजम्मत की जाए कम है। दरअसल इन तलबा ने प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप के लिए दरख्वास्तें भरी थी, लेकिन इस दौरान पोर्टल पर 1ली से 8वीं जमात के तलबा की दरख्वास्तें मनसूख करने का हुक्म जारी किया गया है। इसकी वजह से इस साल रियासत के 10 लाख से ज्यादा तलबा स्कॉलरशिप से महरूम रहेंगे। जिन रियासतों में असेंबली इंतखाबात हो रहे हैं, वहां के इंतखाबी मंशूर में भी बीजेपी ने मुल्क भर में यकसा सिविल कोड के निफाज की बात कही है, जिस पर अपोजिशन पार्टियों ने निशाना साधते हुए इसे बीजेपी का महज इंतखाबी एजेंडा करार दिया। गुजरात इंतखाबात की तशहीरी मुहिम के दौरान बीजेपी के कई बड़े लीडरों ने भी यकसा सिविल कोड पर खुलकर बयानबाजी की। मरकजी वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने यकसा सिविल कोड पर बयान देते हुए कहा कि पूरे मुल्क में यकसा सिविल कोड नाफिज करने का वक्त आ गया है और सभी रियासतों को इस पर गौर करना चाहिए। साथ ही राजनाथ सिंह ने यह भी कहा कि जो रियासतें यकसा सिविल कोड नाफिज कर रही है वो मुबारकबाद की मुस्तहिक है। वीडियो स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म यूट्यूब ने कंपनी की कम्युनिटी गाइडलाइंस की खिलाफ वर्जी करने पर अपने प्लेटफॉर्म से तकरीबन 56 लाख वीडियोस हटा दिए हैं। इसमें से अकेले 1/3 तकरीबन 17 लाख वीडियोस हिंदुस्तान में हटाए गए हैं। यूट्यूब ने यह मामला अपनी 2022 की तीसरी सहमाही यानी जुलाई ता सितंबर की रिपोर्ट में दी है। वाज़ेह के यूट्यूब ने गुज़श्ता सहमाही में हिंदुस्तान में बिलल तरतीब 13 लाख और 11 लाख वीडियोस हटाए थे। तेलंगाना में मुसलमान 12% तहफ़्फ़ुज़ात से तो महरूम है, लेकिन टीआरएस के अक़लियती कायदीन भी 12 सरकारी ओहदे हासिल करने में नाकाम रहे हैं। अलहदा रियासत की मुहिम में टीआरएस सरबराह केसीआर ने तमाम तबक़ात से ताल्लुक़ रखने वाली पार्टी कायदीन और कारकुनों के साथ नई रियासत में मुकम्मिल इंसाफ का भरोसा दिलाया था, लेकिन नई रियासत को 8 साल मुकम्मिल हो गए, आज तक भी इंसाफ नहीं मिला। यूं तो दीगर तबक़ात जैसे SC, ST, BC से ताल्लुक़ रखने वाले कायदीन को सरकारी और नामजद ओहदों पर मुनासिब नुमाइंदगी दी गई, लेकिन मुस्लिम अक़लियत से ताल्लुक़ रखने वाले टीआरएस कायदीन को आज भी सरकारी ओहदों का इंतज़ार है और इनमें से कई तो मायूस होकर मशहूर ख़व्वाली कब तक मेरे मौला
गुनगुनाने पर मजबूर हैं। केसीआर ने मुसलमानों को इख्तियार के 4 माह में 12% तहफुजात का वादा किया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में मुकदमे का बहाना बनाकर टालमटोल से काम लिया जा रहा है। मुसलमान तो तहफुजात से महरूम है, लेकिन टीआरएस के क़याम से पार्टी में सरगर्म रहने वाले कायदीन को 8 सालों में 12 सरकारी ओहदे हासिल नहीं हुए। तेलंगाना की सियासत में फिर सियासी भौचाल आ गया है। दिल्ली शराब स्कैम में टीआरएस की रुकने कानून साज कौंसिल के कविता का नाम एक बार फिर सुनाई दे रहा है। मुलजिम अमित अरोड़ा की रिमांड रिपोर्ट में इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने कविता के नाम को शामिल किया है। बासुगराय से पता चला है कि अमित अरोड़ा रिमांड में कई अहम बातों का इंकशाफ किया है। शराब पॉलिसी में इजाफा करदा 12% कमीशन आम आदमी पार्टी हुकूमत को देने के लिए लेन देन होने का रिमांड रिपोर्ट में ईडी ने तस्करा किया है। शराब स्कैम मामले में गुज़िश्ता रात गिरफ्तार किए गए अमित अरोड़ा को ईडी के अहदेदारों ने दिल्ली के रॉस एवेन्यू की खुसूसी अदालत में पेश किया और रिमांड रिपोर्ट में कविता का नाम शामिल किया। ईडी के अहदेदारों ने बताया कि साउथ ग्रुप को श्री रेड्डी, कविता और रुकने पार्लियामेंट मोंगो ने कंट्रोल किया है। बताया जा रहा है कि साउथ ग्रुप के जरिए 100 करोड़ रुपए विजय नैयर तक पहुंचा दिए गए। ईडी हुकाम ने रिमांड रिपोर्ट में इंकशाफ किया कि अमित अरोड़ा ने इस मामले की तस्दीक की है। कौमी सलामती के मुशीर अजीत डोयल ने हैदराबाद का खुफिया दौरा किया है, जिसकी रियासती पुलिस और इंटेलिजेंस को भी कोई इत्तला नहीं है। वासुक ज़राए से पता चला है कि अजीत डोयल खुसूसी तैयारे के जरिए हैदराबाद पहुंचे। बगैर किसी सिक्योरिटी के आम शहरी की तरह एक छोटी कार में उन्होंने सफ़र किया। साथ ही चंद अहम शख्सियतों से मुलाकात करने का भी इल्म हुआ है। तकरीबन 3 घंटों तक वो हैदराबाद में रहे। इसके बाद खुसूसी तैयारे के जरिए दिल्ली रवाना हो गए। कौमी सलामती मुशीर ने हैदराबाद का दौरा क्यों किया और दौरे को खुफिया रखने की वजह क्या है, उन्होंने किससे मुलाकात की, वो किस मिशन के तहत हैदराबाद आए थे, इन तमाम सवालात पर राज के पर्दे पड़े हुए हैं। कौमी सलामती मुशीर अजीत डोयल खुफिया ऑपरेशन करने के मामले में काफ़ी शोहरत रखते हैं। उन्होंने पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान में भिखारी के भेस में तवील अरसे तक रूपोश रहे कर जासूसी करते हुए हिंदुस्तान को अहम मालूमात फराहम की थी। यहाँ तक कि जब दहशतगर्द अमृतसर के गोल्डन टेम्पल में घुस गए थे, तब वो रिक्शा वाले के भेस में वहाँ गए और सिक्योरिटी अहदेदारों को सूरत हाल से आगाह किया था। हिंदुस्तान की दाखिली सलामती के लिए अजीत डोयल ने कई बड़े ऑपरेशंस किए हैं। इम्कानात जाहिर किए जा रहे हैं कि इनके दौरे के पीछे भी कोई ठोस वजह ज़रूर होगी। रीजनल पासपोर्ट ऑफिसर डी बालैया ने बताया कि 3 दिसंबर हफ्ते को तमाम पासपोर्ट सेवा केंद्र और पोस्ट ऑफिस पासपोर्ट सेवा केंद्र खुले रहेंगे ताकि दरख्वास्तों की यकसई की जा सके। दरख्वास्त गुजार नए अपॉइंटमेंट्स बुक करा सकते हैं या पहले से तयशुदा अपॉइंटमेंट को रीशेड्यूल कराने की सहूलत से इस्तेफादा कर सकते हैं। नॉर्मल और तत्काल दोनों ज़ुमरेजात में ये सहूलत रहेगी। नए अपॉइंटमेंट के दरख्वास्त गुजारों को चाहिए कि वो वेबसाइट www.passportindia.gov.in पर ऑनलाइन अपने फॉर्म दाखिल करें और ऑनलाइन अदायगी अमल में लाएं। बाद में वेबसाइट पर लॉगिन करते हुए अदायगी और अपॉइंटमेंट के शेड्यूल का जायजा लें। तेलंगाना के वजीर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के तारक रामाराव ने इंकशाफ किया है कि उन्होंने एनडीटीवी को अनफॉलो कर दिया है। सोशल मीडिया के अहम प्लेटफॉर्म ट्विटर पर सरगर्म तारक रामाराव ने इस खुसूस में ट्वीट करते हुए ये इंकशाफ किया। साथ ही उन्होंने एनडीटीवी की जानिब से ताहाल किए गए बेहतर काम पर इसका शुक्रिया भी अदा किया। तारक रामाराव ने इस सिलसिले में खबर को टैग करते हुए ये ऐलान किया, जिसमें कहा गया कि एनडीटीवी में अडानी ग्रुप की जानिब से बड़ी हिस्सेदारी हासिल करने के बाद अनय रॉय और इनकी बीवी राधिका रॉय ने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स RRPR होल्डिंग प्राइवेट लिमिटेड का ओहदा छोड़ दिया है। तारक रामाराव का ये ट्वीट इन दोनों के ओहदे छोड़ने के बाद सामने आए हैं। रचाकुंडा पुलिस ने ड्रग्स मुंतकिल करने वाली बैन रियासती टोलियों को गिरफ्तार किया है। स्पेशल ऑपरेशन टीम एलबी नगर जोन और सरूनगर पुलिस ने रियासत कर्नाटक के बेंगलुरु से हैदराबाद मंशियात मुंतकिल करने वाली टोली के 4 अरकान को गिरफ्तार कर लिया। इस टोली का एक और रुकन मफरूर बताया गया है। गिरफ्तार शुदगान की शिनाख्त 26 साल सैयद आमिर, 26 साल मोहम्मद साद मुतवत्तिन कर्नाटक, 24 साल पी नवाज साकिन मणिकुंडे के अलावा 20 साल MV रंगानाथन चारी साकिन सरूनगर के तौर पर की गई। असल सरगना जो सप्लायर बताया जा रहा है प्रताप मुतवत्तिन बेंगलुरु मफरूर है। पुलिस ने इस टोली के कब्जे से 12 ग्राम हीरोइन और 4 मोबाइल फ़ोन जुमला मालियत 1,50,000 रुपये जब्त कर लिए। मुलजिमीन नशा और शहर मुंतकिल कर रहे थे कि बावसूख ज़राए की इत्तला पर गिरफ्तारी की कार्रवाई अंजाम दी गई। जॉइंट कमिश्नर पुलिस ट्रैफिक हैदराबाद AV रंगानाथन का तबादला करते हुए इन्हें कमिश्नर पुलिस वरंगल की जिम्मेदारी दी गई है। तरुण जोशी कमिश्नर पुलिस वरंगल को DGP ऑफिस रिपोर्ट करने की हिदायत दी गई है। इस सिलसिले में चीफ सेक्रेटरी सोमेश कुमार ने आज अहकाम जारी किए। सीनियर IPS अहदेदार AV रंगानाथन ने जॉइंट कमिश्नर पुलिस ट्रैफिक की हैसियत से दिसंबर 2021 को अपना ओहदे का जायजा हासिल किया था। उन्होंने ट्रैफिक मैनेजमेंट में बेशतर नए इक़दाम किए। इनमें शहर हैदराबाद में ऑपरेशन रूप को मुतारिफ करवाना भी शामिल है। रुकन असेंबली याकूतपुरा व मोतेमध्ये उमी मजलिस
सैयद अहमद पाशा कादरी का ओवैसी हॉस्पिटल कंचनबाग में गुर्दे की पथरी का ऑपरेशन कामयाब अंजाम पाया। अहमद पाशा कादरी गुर्दे की तकलीफ में मुब्तला थे। रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद व सदर मजलिस असदुद्दीन अवैसी की हिदायत पर अकबरुद्दीन अवैसी कायदे मजलिस मुक़न्नना की रहनुमाई में मुख्तलिफ टेस्टों के बाद ओवैसी हॉस्पिटल कंचनबाग में तकरीबन 4 घंटों तक गुर्दे की पथरी निकालने का ऑपरेशन अंजाम दिया गया। डॉक्टर माजिद आदिल और डॉक्टर्स की टीम ने यह ऑपरेशन किया। अहमद पाशा कादरी ऑपरेशन के बाद आराम कर रहे हैं। अवाम से सेहत कामिला और शिफा आजलाने के लिए दुआओं की ख्वाहिश की गई। रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद और सदर मजलिस असदुद्दीन अवैसी ने कहा कि गुजरात में बीजेपी गुज़िश्ता 27 साल से इख्तिदार में है। इस दौरान सरकारी मुलाजमतों में मुसलमानों का तनासुब 1% से भी कम हो गया है। हर मरतबा कांग्रेस की नाअहली की वजह से बीजेपी इख्तिदार में आई। दोनों जमातों की वजह से अवाम बिलखुसूस अक़लियतों और मजलूमों को नुकसान हो रहा है। इनकी वजह से अवाम की तकालीफ दूर करने और ऐवानों में मसाइल पेश करने के लिए कोई नहीं था। इस मरतबा मजलिस गुजरात में अवाम के दरमियान में है। 13 असम्बली हलकों पर मजलिस मुकाबला कर रही है।